नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज हम आनंद आनंद अल्ट्रा कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऊपर ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, होता क्या है कि हर इंसान के अंदर अपनी एक खूबी होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी अपनी एक खूबी है और इसी खूबी को बटोरे पृथ्वी है। आज लगातार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान लगातार इस रिसर्च में है कि पृथ्वी की आंतरिक वो कौन सी संरचना है जो पृथ्वी के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। लगातार इस सर्च के अंदर कई सारे परीक्षण भी किए गए, जैसे कि एक सन रिसर्च जो कि 2012 के आसपास किया गया था। फिर आप देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर कई और सारे रिसर्च हुए। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक थ्योरी उस पर भी दिया गया था, जिसमें पृथ्वी के अंदर 27 किलोमीटर के आसपास जाके प्रोटॉन कणों को टकरा के पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत दिए गए थे। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो कौन सी चीज़ें हैं जो पृथ्वी को बनाने में मदद करती है। चलिए जानते हैं। देखिए, सवाल ये आता है कि अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं तो जानने से पहले उनके सिद्धांत क्या है। तो जब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो देखिए ज्योग्राफी के अनुसार क्या होता है कि जब आप इसको लेमन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट जानने के तरीका क्या हो सकता है कि हम भूकंप के तरीके जान सकते हैं, हम ज्वालामुखी के तरीके जान सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक स्रोत, एक हो सकता है आपका प्राकृतिक स्रोत, और एक आपका हो सकता है अप्राकृतिक स्रोत। ये आपका होगा अप्राकृतिक स्रोत। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर जानना चाहते हैं तो ये दो चीज़ों को हम लोग को जानना पड़ेगा। एक प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं तो दूसरा अप्राकृतिक स्रोत होंगे। देखिए, प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत में कौन चीज़ें हैं, जैसे कि एक पहला चीज़ें हो सकती हैं, पहले जो एक चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं भूकंप, भूकंप। दूसरा हम बोल सकते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और तीसरी जो चीज़ें हम बोलेंगे उसको बोलेंगे उल्कापिंड। अब साहब, बात ये है कि उल्कापिंड क्यों? क्योंकि उल्कापिंड है, होता क्या है कि हमारे आकाश गंगाओं में कई सारी चीज़ें, कई सारे छोटे छोटे पिंड घूम रहे हैं। वो पिंड के अंदर भी अपने कुछ गैस धूल कण है। उसी समय उल्का भी है। उल्का जब पृथ्वी के नीचे गिर जाती है तो उल्का पिंड कहलाती है। तो उल्का पिंड के अंदर जो जिस तरह की संरचना है, लगभग लगभग पृथ्वी के ऊपर भी उस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, या पृथ्वी के अंदर उस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसलिए कई सारे वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, उल्का पिंड को जब काट के देखा जाता है तो लगभग लगभग कुछ ऐसी स्थिति पाई जाती है जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर पाई जाती है। तो उल्का पिंड को भी प्राकृतिक स्रोत में रखा जाता है। अगर हम लोग देखें, आप प्राकृतिक स्रोत को देखना चाहते हैं तो अप्राकृतिक स्रोत में एक पहला आएगा तापमान। पहला क्या आएगा? तापमान आएगा। दूसरा आप घनत्व रख सकते हैं, घनत्व होगा। और तीसरी की बात करेंगे तो द्रव्यमान, तीसरी की बात करेंगे तो द्रव्यमान हो सकता है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग अप्राकृतिक स्रोत के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है, हम लोग सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। अप्राकृतिक स्रोत होता क्या है? देखिए, समझने की बात करते हैं कि अगर पृथ्वी के 32 मीटर, पृथ्वी के 32 मीटर हम नीचे जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी के 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर पूरे पृथ्वी को देखें तो पूरे पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे को मेंटल और तीसरे को हम कोर बोलते हैं। हालांकि इनको भी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ऊपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है ना, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ऐसा करके हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन ज़रा कोशिश करते हैं जानने की क्रस्ट क्या है। तो क्रस्ट का जो लेयर बनता है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्रस्ट को, क्रस्ट का जो लेयर बनता है वो करीबन मैक्सिमम क्या होता है कि अगर हम लोग पृथ्वी के भूपटल पे देखें तो इसका करीबन बन जाता है, करीबन चला जाता है, वो 70 किलोमीटर तक चला जाता है। और अगर एनसीईआरटी के कुछ बुक के अनुसार देखें तो ये करीबन 100 किलोमीटर तक माना जाता है। टोटल अगर बात करें, टोटल क्रस्ट की अगर मोटाई की बात करें तो 100 किलोमीटर। अब सिर्फ पृथ्वी को, समुद्र के भाग को छोड़ दे, सिर्फ पृथ्वी के देखें, जिस भूपटल पे हम रहते हैं, तो वो 70 किलोमीटर तक जाएगा। तो टोटल क्रस्ट की ये हो जाएगी 100 से 200 किलोमीटर, 100 से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र बनता है, 100 से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी मेंटल, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी मेंटल। और 200 से लेकर करीबन 2700 किलोमीटर, 200, हालांकि ये 2900 किलोमीटर तो है, 200 से लेकर 2900 किलोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेंटल।
लेकिन यहाँ पर 2900 किलोमीटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, 2700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 2700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक डिवाइड करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए होता क्या है कि 2700 से लेकर 2900 किलोमीटर में जितने भी रॉक्स पार्टिकल होते हैं, मतलब कि चट्टान के जितने भी टाइप होते हैं वो सभी गल चुके होते हैं, मतलब ये गलन अवस्था में होती है, या तरल, इसको तरल अवस्था भी बोल सकते हैं, तो तरल अवस्था में होती है। और पृथ्वी का जो कोर होता है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बाहरी कोर, एक को बोलते हैं आंतरिक कोर। बाहरी कोर, देखिए पृथ्वी के आंतरिक कोर को लेके या बाहरी कोर के लिए दो सिद्धांत दिया गया। एक हमारा मोल्टन का सिद्धांत है, मोल्टन का सिद्धांत, और दूसरा हमारा जेफरी जोन्स का सिद्धांत है, जेफरी जोन्स का सिद्धांत। देखिए ये दोनों क्या कहते हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग तथ्य है। मोल्टन का कहना है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो तरल अवस्था में है, जबकि बाह्य जो संरचना है, जो बाहरी कोर है, वो ठोस अवस्था में है। और जेफरी जोन्स का कहना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है वो क्या है, वो ठोस में है, और बाहरी जो बाहरी कोर है वो तरल में है। जब दोनों संरचनाओं को पाया जाता है, वैज्ञानिक बहुत सारे रिसर्च करते हैं, हम लोग पी वेव्स, एस वेव पे भी रिसर्च देखते हैं, तो पता चलता है कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक कोर है वो क्या है, वो ठोस अवस्था में। अब पृथ्वी का बाहरी कोर ये तरल अवस्था में। अब साहब बात तो उठती है ना कि ये चीज़ें पता कैसे चलती है, तो देखिए ये चीज़ें पता चलती है हमारे तीन वेव्स की वजह से, पी वेव, एस वेव और एल वेव, जो कि भूकंप के समय आती है। देखिए पी वेव जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, एस वेव हमारी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और एल वेव हमारा क्या है, तो ये दोनों का मिक्सिंग है। तो जब पी वेव सबसे तेज़ी चलती है तो पी वेव तीनों अवस्था से जा सकती है, ठोस की, गैस से और तरल से, जबकि एस वेव सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था से ही चल सकती है। लेकिन आप देखिएगा कि पी वेव, जब पी वेव क्या होता है कि पी वेव जब चलना स्टार्ट करता है तो पी वेव एक समय के बाद जब नीचे की ओर जाता है तो वो आंतरिक कोर में जाते हुए, मतलब सॉरी बाहरी कोर में जाते हुए वो थोड़ी सी क्या होती है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक कोर है उसका बाहरी कोर जो है वो तरल अवस्था में है, इसकी वजह से इसकी स्पीड धीरे हो जाती है, इसकी तेजनेस होती है, जो स्पीड होती है वो धीरे हो जाती है। अब फिर देखेंगे कि फी की स्पीड फिर अंदर जाते वक्त ये बहुत तेज हो जाता है। तो वैज्ञानिक इससे पता करते हैं कि भाई डेफिनेटली पृथ्वी का जो सबसे निचली कोर है, जिसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं, वो डेफिनेटली एक ठोस है, जिसकी वजह से पी की गति वापस क्या होती है, तेज हो जाती है। क्योंकि पी की गति अगर बाहरी कोर में देखा जाए तो वो धीरे होती है और आंतरिक कोर में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे तापमान की। तो तापमान में अगर बात करेंगे तो अच्छा, मोल्टन ने जेफरी जोन्स का सिद्धांत तो हम बता ही दिए कि मोल्टन का क्या मानना था और जेफरी जोन्स का क्या मानना था। अब जरा तापमान को देखिएगा तो तापमान क्या होता है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान भी क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो माना जाता है कि पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से लगातार क्या होता है कि उसके ऊपर एक दबाव भी बनता जाता है, और दबाव के बनने से पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है इसका जो घनत्व है ये लगभग 13.0 घन सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, इतना तक घनत्व चला जाता है, जो कि हाईली डेंस माना जाता है, हाईली डेंस। अब इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक ने सोचा और उन्होंने कुछ रिसर्च किए, तो इससे ये पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक कोर डेफिनेटली कुछ भारी तत्वों से मिलकर बना होगा। तो उन्होंने कुछ लगाया, तो उन्होंने कुछ नाम दिया नीफे करके, मतलब निकल और आयरन। निकल आयरन का मतलब ये हो गया कि इन तत्वों की जो प्रधानता है ज़्यादा है, इसी की वजह से पृथ्वी का आंतरिक कोर कुछ ज़्यादा ठोस और ज़्यादा घनत्व है। बात समझ में आ रही है? फिर आगे अगर देखेंगे तो तापमान जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी की अगर टोटल गहराई को देखेंगे, अगर जीरो से लेकर पूरे के पूरे पृथ्वी की त्रिज्या को देखेंगे तो वो करीबन 6371 किलोमीटर की आती है। सोचिए कि अगर 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो अगर हम इतना चले जाएं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड करके देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आंतरिक भाग तक जाएंगे तो करीबन हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। अब घनत्व को देखें तो घनत्व को भी हमको पता चल गया। और बात करेंगे द्रव्यमान की, तो पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करेंगे तो पृथ्वी के द्रव्यमान, देखिए क्रस्ट का द्रव्यमान ज़्यादा नहीं होता, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.कुछ% ही है, 0.01% ही है मुश्किल से क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट क्या है 70 किलोमीटर तक, इसका मेनली रूप क्या है 70 किलोमीटर तक, एनसीईआरटी के अनुसार 100 किलोमीटर तक। लेकिन मैक्सिमम आप देखिएगा तो ये क्या है, मेंटल है और कोर है। तो द्रव्यमान जो सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी के पूरे अगर हम देखें तो तीनों पार्ट में जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान लेके होता है वो मेंटल लेके रखता है, क्योंकि मेंटल करीबन इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 65% के आसपास इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। 65% के आसपास इसका द्रव्यमान होता है।
और कोर की बात करें तो जो बचा हुआ है वो कोर हो जाएगा। अब आगे की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग ने देख लिया तापमान को भी देख लिया, घनत्व को भी देख लिया और द्रव्यमान को भी देख लिया। तो अब बचता क्या है, प्राकृतिक स्रोत बचते हैं। इन चीज़ों से हमें ये तो पता चल गया कि पृथ्वी की किस तरह से धरातल के नीचे जाने पे घनत्व तापमान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, लगातार घनत्व में परिवर्तन होने के साथ होता क्या है कि अगर पृथ्वी के घनत्व में लगातार परिवर्तन होंगे तो उससे गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। इसको ग्रेविटी एनामोली कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनामोली। इसका मतलब है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग तत्वों की प्रकृति के अनुसार उनका गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति भी बदलती रहती है। इसे हम लोग ग्रेविटी एनामोली कहते हैं। सीजीएल में एक बार एग्जाम था कि पृथ्वी के धरातल के नीचे गुरुत्वाकर्षण बल की बदलने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ज्योग्राफी के टर्म में उसको बोलते हैं ग्रेविटी एनामोली। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनामोली। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो देखते हैं कि घनत्व भी बढ़ता जा रहा है, तापमान भी बढ़ता जा रहा है और द्रव्यमान भी बढ़ता जा रहा है। अब आगे बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे। प्राकृतिक स्रोत में 3 चीज़ें होती हैं, एक भूकंप होती है, दूसरा ज्वालामुखी होती है, तीसरा उल्कापिंड होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग भूकंप की, याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाते वक्त हमने भूकंप के ऊपर बात किया था। अब भूकंप के ऊपर बात किया था तो हमने बताया था कि चट्टानों पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के टकराने से जो तरंग निकलती है वो पृथ्वी पर एक वेव के रूप में चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो देखिएगा, जरा समझने की बात करते हैं। जो ऊर्जा तरंग के रूप में चलती है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप जब आती है तो भूकंप के आने के साथ ही क्या होती है, 3 तरह के वेव जनरेट हो जाते हैं। उसमें पी वेव है, एस वेव है और एल वेव है। तो पी और एस वेव को लेके भी हमने रिलेट किया था कि पी वेव क्या होती है, सबसे तेज होती है और साथ में अनुदैर्ध्य तरंग होती है और पदार्थ की तीनों अवस्था से निकल सकती है। तो पदार्थ की तीनों अवस्था के निकलने के क्रम में वो क्या होता है कि पृथ्वी को देखा जाता है कि पृथ्वी को हमने 3 पार्ट में पहले ही डिवाइड करके रखा था। एक को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे को मेंटल बोलते हैं, एक को कोर बोलते हैं। तो होता ये है कि जैसे पृथ्वी जब पी वेव चलती है, मान लीजिए यहाँ पे आया, ये हमारा फोकस सेंटर है, ये हमारा क्या है, फोकस, जहाँ पे भूकंप आया हो ये हमारा फोकस सेंटर है। और क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है, एपिक सेंटर बनता है। क्योंकि पृथ्वी के जहाँ पे भूकंप आते हैं उसको फोकस सेंटर बोलते हैं, इसको अभिकेंद्र बोलते हैं, इसको अधिकेंद्र बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ होगा क्या कि जहाँ पे महसूस किया जाएगा जहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है कि पी वेव का चलना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले पी वेव पहुँचेंगे, पी वेव सबसे पहले ऊपर पहुँचेंगे और पी वेव फिर इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। तो इनका फैलाव होगा। तो पता चलता है कि पी वेव जब करीबन 200 मतलब 100 से लेकर 200 किलोमीटर के क्षेत्र में जब आते हैं तो पी वेव धीरे हो जाते हैं, धीमी हो जाती है। कितना से, 100 से लेकर 200 किलोमीटर वाले क्षेत्र में जब पी वेव चलते हैं तो पी वेव और एस वेव ये दोनों क्या होती है, दोनों धीमी हो जाती है। अब दोनों धीमी होती है तो इससे ये पता चलता है कि 100 से लेकर 200 किलोमीटर वाले क्षेत्र में डेफिनेटली जो हमारे रॉक्स पार्टिकल हैं, इसका मतलब जो हमारी चट्टानें हैं वो क्या है, अर्धगली, जिसको सेमी लिक्विड बोलेंगे। तो सेमी मतलब अर्ध तरल अवस्था में यहाँ पे पाई जाती है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, अर्ध तरल अवस्था में पाई जाएगी चीज़ें। और जैसे ही ये पी वेव और एस वेव फाइनली पार कर जाते हैं तो फाइनली पार करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि 2700 किलोमीटर के लेकर 2700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में फिर क्या होता है कि फिर एस वेव और पी वेव की गति में चेंजिंग आती है। तो वैज्ञानिकों ने फिर पता लगाया कि मे भी डेफिनेटली हो सकता है कि इस क्षेत्र में भी क्या होगा कि पदार्थ का तरल अवस्था होगा। इस तरल अवस्था के अनुभव के कारण क्या होता है कि पी वेव और एस वेव क्या होती है, धीरे हो जाती है। क्योंकि तरल अवस्था में क्या होता है, वेव को पार करना मुश्किल काम हो जाता है। फिर पता चलता है कि एक समय के बाद यहाँ एस वेव पार ही नहीं कर पाएगा इस वाले क्षेत्र को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या होगा, पार ही नहीं कर पाएगा। मतलब बाहरी कोर आंतरिक कोर में एस वेव जा ही नहीं पाएगा। तो कोर में पूरी तरह से कोर में कौन नहीं प्रवेश कर पाएगा, एस वेव प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जबकि पी वेव इसको पार करते हुए चले जाएंगे, पी वेव इसको क्या करेंगे, पार कर जाएंगे, इस वाले क्षेत्र को भी पार कर जाएंगे। बात समझिए, पी इस वेव को भी पार कर जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि 2700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर में जहाँ पे वो धीरे हुए थे, धीमे होते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कि 2900 किलोमीटर से लेकर अगर आप आगे जाइएगा तो 5510 में भी क्या होता है, पी वेव धीरे रहते हैं। लेकिन 5510 से लेकर 6300, ठीक है ना, 6310 तक जो पी वेव की गति होती है वो अचानक बहुत तेज हो जाती है। अब इससे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि डेफिनेटली पृथ्वी के जो आंतरिक कोर है वो क्या है, वो ठोस अवस्था में, वो कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। अब इसी चीज़ को आगे देखिएगा तो पी वेव भी हमें पता चल गया, एस वेव भी पता चल गया, रहता एल वेव है। तो एल वेव को हम लोग क्योंकि धरातलीय वेव कहते हैं, तो ये क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर वाले लेयर पर चलता है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपर वाले लेयर पर चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धरातलीय वेव बोलते हैं, है ना, धरातलीय तरंग बोलते हैं। धरातलीय तरंग क्या होती है कि ये पी वेव और एस वेव दोनों की प्रकृति को लेकर रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक वेव होते हैं, ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, है ना।
और इनकी गति क्या होती है, इनकी गति मात्र 1.5 किलोमीटर ही होती है। और जबकि एस वेव की जो होती है वो 6 किलोमीटर होती है, और सॉरी पी वेव की 6 किलोमीटर होती है और एस वेव की 3 किलोमीटर होती है। अब होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी स्पीड है। आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए आपको दीवार में क्या करना है कि दीवार में एक कील को क्या करना है, डालना है। तो कील को अगर आप डालते हैं और क्या करते हैं, ग्रिलिंग मशीन लेके आते हैं, तो कील को बहुत ईजिली डाल देंगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो स्विफ्टली, मतलब बोलते हैं ना, ईजिली क्या करेंगे, कील को अंदर डाल देंगे। लेकिन आप एक हथौड़ी लीजिए, हथौड़ी लेकर डालने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है कि ईंटा या सीमेंट का वो जो छोटा सा पार्ट हो वो टूट के गिर जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास गति कम है लेकिन उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। गति कम है लेकिन उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ें होती है पी वेव के साथ, एस वेव के साथ और एल वेव के साथ। एल वेव की गति कम है लेकिन इसका फोर्स क्या है, ज़्यादा है। इसके वजह से ये डिस्ट्रक्टिव वेव होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक वेव होते हैं, विनाशकारी वेव होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भूकंप को भी समझ के और भूकंप से भी क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं, एक का नाम है ज्वालामुखी और दूसरे का नाम है उल्कापिंड। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अगले टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।